दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इतिहास के महत्वपूर्ण भाग रूलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इतिहास की सबसे दर्दनाक चीखें अक्सर वही जन्म लेती है जहां हर सवाल को चुप करा दिया जाता हो और हर आवाज को बंदूक की नोक पर सुला दिया गया हो। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को झकझोर दिया। अमृतसर का जलियांवाला बाग बैसाखी की रौनक और एक निहत्थी भीड़ जो सिर्फ अपनी बात कहने आई थी। कुछ ही क्षणों में वह उत्सव का स्थल एक खून से सना हुआ या खून से लथपथ मैदान बन गया। यह घटना सिर्फ ब्रिटिश सत्ता की क्रूरता नहीं थी, यह उस जागती हुई भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण भी थी जिसे हर गोली ने और अधिक मजबूत किया। इस नरसंहार ने ब्रिटिश शासन की नैतिकता की अंतिम परत भी उधेड़ दी। अब आजादी कोई वैचारिक मांग नहीं रह गई थी, वह बन चुकी थी एक जनचेतना, एक जीवन सत्य। इस भयावह घटना के बाद देश के कोने कोने में आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। हिंदू मुस्लिम एकता को नई शक्ति मिली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष पूरे समाज की नसों में बहने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस क्रूर कृत्य ने ब्रिटेन की लोकतांत्रिक छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। आइए समझते हैं कि रूलेट एक्ट की पृष्ठभूमि क्या थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से यह वादा किया था कि युद्ध में सहयोग के बदले उन्हें स्वशासन की दिशा में ठोस राजनीतिक सुधार मिलेंगे। लेकिन युद्ध के बाद सरकार ने अपने वचनों के विपरीत मार्च 1919 में रूलेट एक्ट लागू किया, जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। यह अधिनियम सर सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में गठित राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसके अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रख सकती थी, जहां न अपील का अधिकार था, न वकील और न ही किसी न्यायिक प्रक्रिया की अनिवार्यता। इस कानून ने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई और प्रशासन को निरंकुश दमन के अधिकार मिल गए। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून करार देते हुए इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी सत्याग्रह और हड़ताल का आह्वान किया। पंजाब, विशेष रूप से अमृतसर, इस जन जागरण का प्रमुख केंद्र बन गया। आइए अब समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख बिंदु क्या थे। अमृतसर की स्थिति दिन ब दिन तनावपूर्ण होती जा रही थी। 9 अप्रैल 1919 को 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी आरोप या सुनवाई के गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने इन्हें विद्रोह मानकर सेना बुला ली और शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को विशेष सैन्य अधिकार दिए गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, कुछ राष्ट्रीय सभा के लिए और कुछ पर्व मनाने। यह बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और उसमें केवल एक सकरा प्रवेश मार्ग था। जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ बाग में पहुंचा, बिना किसी चेतावनी के द्वार बंद करवा दिए और वहां उपस्थित निर्दोष नागरिकों पर लगभग 10 मिनट तक निरंतर गोलाबारी करवाई। लोग जान बचाने के लिए दीवारों से टकराते रहे या बाग के कुएं में कूदते रहे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1100 घायल हुए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्र रिपोर्ट में यह संख्या 1000 से अधिक बताई गई। मारे गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। आइए अब समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ। इस त्रासदी के बाद भारत भर में गहरा आक्रोश फैल गया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग करते हुए लिखा कि
चुप रहना अब कायरता है। इस हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को मजबूती दी, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन की नींव रखी। हालांकि 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन तब तक राष्ट्रीय चेतना गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने जनता की तीखी प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया। आयोग ने डायर की कार्यवाही को अत्यधिक बताते हुए आलोचना की, लेकिन उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई। इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्र जांच समिति गठित की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि प्रमुख सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट में डायर के कृत्य को अमानवीय और ब्रिटिश शासन की साम्राज्यवादी सोच बताया गया। आइए अब समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और उधम सिंह का प्रतिशोध क्या हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी निंदा हुई। ब्रिटिश संसद में विंस्टन चर्चिल सहित कई नेताओं ने डायर के कृत्य को अत्याचार करार दिया, लेकिन कुछ सांसदों ने डायर को पंजाब का रक्षक बताकर उसकी सराहना भी की। इस हत्याकांड का सबसे निर्णायक उत्तर 21 वर्ष बाद 1940 में मिला, जब उधम सिंह, जो उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, ने लंदन में माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी, जो 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यह प्रतिशोध नहीं, न्याय की मांग थी। उधम सिंह को ब्रिटेन में फांसी दी गई, लेकिन अपने अंतिम शब्दों में उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने यह कृत्य जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए किया है। निष्कर्ष: जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा निर्णायक मोड़ था, जहां से स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई बन गई। यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता और साम्राज्यवादी सोच को बेनकाब करती है, तो वहीं भारतीय जनमानस की संघर्ष शक्ति, एकता और बलिदान का परिचय भी देती है। आज जलियांवाला बाग का स्मारक केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि यह प्रेरणा का स्रोत, संवेदना का केंद्र और संघर्ष की ज्वलंत मिसाल है। यह हमें याद दिलाता है कि जब अन्याय अपने चरम पर होता है, तब जनबल और नैतिक बल मिलकर इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। इसी के साथ अंत में नोट कर लेते हैं आज का सवाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।